Okay, guys. Let's start with where we had left. So, a quick revision of what we had done in the previous class. In the previous class, we had introduced two variable regression, and in the two variable regression, we had talked about a population regression function. Population regression function is nothing but or a population regression line representing a population regression line जो क्या बता रही है, जो बता रही है कि what is the conditional mean of y given any particular x. So we took an example of हमारे x axis के ऊपर incomes थी और हम y axis पे SAT scores देख रहे थे. So at different income levels we were saying कि क्या लोगों के फैमिलीज के अंदर लोगों के क्या SAT स्कोर आ रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस लेवल पे हमने चेक किया तो इन सारे पॉइंट्स का एवरेज कर दिया. सो दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन xi बीइंग 5000 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन आएगा बेसिकली उस डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज द कंडीशनल मीन ऑफ y गिवन xi. That is called as the non-stochastic version of the population regression function. Then you have a stochastic version. In the stochastic version of population regression function, we talk about an error term. और वो error term क्या है? Not every point is being represented by the average. So we talked about कि low income में आपका suppose average आया 452. तो 452 तो एवरेज आया, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ एवरीवन हु इज इन द ब्रैकेट ऑफ $5,000. जो $5,000 कमा रहा है उस ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनका एवरेज है. सो समवन इज गेटिंग अ स्कोर ऑफ 500 एंड समवन इज गेटिंग अ स्कोर ऑफ 400. तो यहाँ पर 52 का डेविएशन है, -52 का, यहाँ पर +48 का डेविएशन है. दीज आर नथिंग बट एरर्स एंड दीज एरर्स आर समथिंग विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल. सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल. आप ज़्यादा वेरिएबल्स और लेके आओगे तो आप एरर को और एक्सप्लेन कर पाओगे कि अपार्ट फ्रॉम इनकम और भी जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, तो आपकी प्रिडिक्शन और बेटर हो पाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रेमाइज दैट वी डिस्कस्ड. एंड ये जो कंपोनेंट है दिस इज द डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट, दिस इज नथिंग बट द सेम एज दिस. एंड क्योंकि आपका यूआई एरर जो है वो रैंडम कंपोनेंट है, नॉइज है, इसीलिए एनी लीनियर कॉम्बिनेशन any linear combination of a random variable will also become a random variable. So this makes yi also to be as a random variable. ठीक है, this is what we had discussed. Now my question first of all to start the class is ये β1 plus β2 xi जो है वो random क्यों नहीं है? इसके अंदर भी तो xi है, ये random variable क्यों नहीं है? That's my question. Anyone, guys? It is an estimator. Not exactly, that's not the reason. और सोचो guys, ये हमने कहा कि UI random है, but ये जो बाकी पार्ट है वो random क्यों नहीं है? Anyone? सिमरन, are you there? सिमरन जॉली. Yes, I'm there. हाय, हाँ, गुड मॉर्निंग. हाँ बताओ, जागो और बताओ कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट क्यों होगा. Sir, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा, वर्षा are you there? वर्षा लहरिया. Savitri said because we are calculating by a particular value of xi. Yes, exactly Savitri. You are bang on. The reason is कि आपके xi's जो हैं वो गाइज रैंडम क्या होता है? रैंडम तो वो चीज़ होती है ना जो कोई भी वैल्यू ले लेती है, दैट इज कॉल्ड रैंडम. बट यहाँ पर xi रैंडम थोड़ी ना, यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये 5k है, ये 10k है, ये 150k है. कोई भी चीज जिसकी आपको वैल्यू गिवन है वो रैंडम कैसे हो सकती है? रैंडम मीन्स समथिंग विच यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, यू डोंट नो द आउटकम. यहाँ तो सारे आउटकम पता है, तो ये फिक्स्ड है. तो एक जब हम रिग्रेशन का जब हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की हम अजम्पशंस पढ़ेंगे, तो उसमें से एक अजम्पशन ये भी है कि आपकी एक्साइज जो है वो नॉन स्टोकास्टिक है. ठीक है, तो अगर एक्साई भी स्टोकास्टिक हो जाएगा, यूआई भी स्टोकास्टिक हो जाएगा, तो उस केस के अंदर आप ये कैसे बता पाओगे कि वाई किस स्टोकास्टिक किस वर्जन की वजह से चेंज हो रहा है? तो इसीलिए आपके एक्साइज जो होते हैं वो आपके नॉन स्टोकास्टिक हैं. हम इसके बारे में बात और करेंगे और ये हमारी एक अजम्पशन होगी कि एक्साइज आर नॉन स्टोकास्टिक.
फिक्स्ड है, और यूआईज की स्टोकास्टिसिज्म की वजह से एक्चुअली में बाकी सारे आपके वेरिएबल्स जो हैं वो भी आपका जो वाई है वो भी आपका वाई जो है वो भी स्टोकास्टिक हो रहा है ना. ऑन स्पीड विद व्हाट वी हैड डन गाइस, एनी डाउट्स इन द प्रीवियस क्लास? किसी को कोई डाउट है? ओके, so this we had already covered. We talked about this. Now we will discuss about the nature of stochastic term first. Is my voice breaking, guys? Is my voice all right? Hold on. Okay, so let's talk about the nature of the stochastic error term. Now what we are actually talking about is ui, mu I or ui. We are going to talk about this, and in this the first thing is that what does ui represent? Ui represents all those variables that are not explicitly included in the model. Okay, for example, apart from income, you can say that the number of hours a person study on an average will also be related to the SAT score. अगर कोई कम फैमिली इनकम पे भी ज़्यादा घंटे पड़ेगा तो उसका SAT स्कोर ज़्यादा आ जाएगा, और कोई बहुत ज़्यादा फैमिली इनकम के ऊपर भी अगर कोई कम पड़ेगा तो उसका SAT स्कोर कम आ जाएगा. सो देर आर अदर फैक्टर्स विच रिप्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन's wealth, area where she lives, the school GPA. So intelligent student will invariably do well in these entrances. So these can be other factors, but जो अभी हमने मॉडल में नहीं लिया. Then you don't know whether apart from that सब कुछ ठीक है, but there is randomness in human behavior. कई बार होता है कि एग्जाम वाले दिन बत्ती जल गई और एकदम से कोई ऐसा क्वेश्चन आगे मतलब सॉल्व हो गया जो वैसे नहीं होता, और कई बार होता है कि आया हुआ क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस इट बट यू स्टिल कांट डू इट. सो देयर इज इनहेरेंट रैंडमनेस in human behavior which cannot be modeled. So not everything can be modeled. Always remember, not every event can be modeled. There is also something called chaos theory. किसने सुना guys chaos theory? Has anyone heard about this term chaos theory? किसी ने नहीं सुना? I search about what chaos theory is. ठीक है, just read about it. There is also a movie called The Chaos Theory or Chaos Theory. ठीक है, यू कैन, यस, आई थिंक chaos ही मूवी का नाम है. एक chaos theory भी मूवी है, और एक chaos भी एक मूवी है. आई थिंक जेसन स्टेथम की एक मूवी है. यू कैन प्रॉब्ली वॉच दैट मूवी एज वेल. ठीक है, नाउ व्हाट यू में ऑल्सो रिप्रेजेंट इज कि हमने एरर्स करा होगा कहीं डेटा कलेक्शन के अंदर, वो एरर्स भी आ जाएंगे जो एरर्स आ गए होंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, what you need also to have is that the model should always be as simple as possible. ठीक है, मॉडल को आप इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि आप उसको एस्टिमेट ही ना कर पाओ. सो यू नीड टू हैव दैट लीवे फॉर एफिशिएंट मॉडलिंग, फॉर स्मार्ट मॉडलिंग. द फैक्टर्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल यू शुड नॉट कंट्रोल. ठीक है, तो you should keep your YIs as simple as possible, or your entire regression as simple as possible. Then let's talk about sample regression function. अभी तक हमने population regression function के बारे में बात करी थी, but the problem is कि आपके पास कभी population होगी नहीं. हमारे पास अभी क्या था, हमारे पास अलग अलग इनकम के ऊपर 5,000 इनकम, 10,000 इनकम, 15,000 इनकम, अलग अलग इनकम लेवल पे 10-10 फैमिलीज थी और सबके स्कोर्स थे. सो सपोज आपके पास 10 इनकम टाइप्स हैं और 10 फैमिलीज हैं, तो आपके पास 10x10 का पूरा मैट्रिक्स है एक तरीके का. ठीक है, तो आपके पास 100 वैल्यूज है, बट आपके पास यूजुअली ऐसा होगा नहीं. आपके पास क्या होगा, हर इनकम लेवल पे 1 या 2 वैल्यूज ही होंगी. तो सपोज आपके पास ये 10 इनकम लेवल्स हैं. 10 इनकम लेवल्स के ऊपर अगर आपके पास सिर्फ 10 वैल्यूज हुई तो आपके पास सिर्फ 10 ओवरऑल डेटा पॉइंट्स हैं. जो पिछला वाला केस था उसके अंदर आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स थे. ठीक है, हर फैमिली के ऊपर 10 लोग थे यहाँ पर. ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ एक ही बंदा है. तो दिस इज बेसिकली द इशू ऑफ सैम्पलिंग, कि आपने एक सैंपल उठाया और सैंपल के बेसिस के ऊपर आप एक रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हो. एंड देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, आप अपने जो रिग्रेशन लाइन फिट करी है वो रिप्रेजेंट कर सकती है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को या नहीं कर सकती. और अगर नहीं कर सकती तो एस्टिमेट कर भी रही है तो क्या एरर से एस्टिमेट कर रही है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गो थ्रू नाउ द नेक्स्ट पार्ट. सो
how do we estimate the population regression function? Population regression function basically means how do we estimate y expected value of yi given beta 1 plus beta 2 xi. That is how, और इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या डिटरमिन करना है, हमें बेसिकली ये और ये, हमें ये दो पैरामीटर्स हैं. इंटरसेप्ट ऑफ स्लोप ही तो बेसिकली पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो लाइन कहाँ पर है, कैसी है. तो हमें ये दो पैरामीटर्स एस्टिमेट करना है. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कभी पूरा डेटा नहीं होगा. वी ऑलवेज हैव सैंपल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन. नाउ सपोज वी ओनली हैव वन y कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच f. तो यहाँ पर इफ यू रिमेंबर गाइज, हमारे पास क्या था, हमारे पास 5000 के ऊपर, इफ यू रिमेंबर 5000 के ऊपर हमारे पास 10 वैल्यूज थी. अब 10 वैल्यू की जगह पे एक वैल्यू रह गई है. तो ये आपने एक सैंपल उठाया, सैंपल 1. फिर आपने सिमिलरली एक और सैंपल उठाया, दिस इज सैंपल 2. नाउ यू नीड टू सी वेदर दिस सैंपल कैन actually represent the population or not. And this is what is the problem of inference. That means we want to find out इस सैंपल से कुछ बीटा 1 एंड बीटा 2 आएगा. इसको हम सैंपल के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम स्मॉल b1 स्मॉल b2 लिखते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, आपको कई बुक्स में व्हेन यू गो टू मास्टर्स लेवल इसी को b1 b2 को हम बीटा 1 हैट या बीटा 2 हैट बोलते हैं. सो अगर आपको मेरे नोट्स, व्हेन यू सी माय हैंड रिटन नोट्स, उसमें मैंने शुरू में इनको बीटा 1 हैट एंड बीटा 2 हैट से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो सैंपल से जो भी आएगा उसको हम या तो लोअर केस में लिखेंगे. फॉलो दिस राइट नाउ बिकॉज इन योर रीडिंग्स ये फॉलो होता है. बट आगे जाके कई बार आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हैट वर्जन आ जाएगा. हैट वर्जन इज नथिंग बट पॉपुलेशन का हमेशा कैपिटलाइज्ड वर्जन होता है, विदाउट हैट वर्जन होता है. वी विल टॉक अबाउट दिस एज वेल. नाउ इफ यू सी what we need to see is that we have only one value for each x. ठीक है, ऐसे हम मल्टीपल अगर सैंपल लेंगे तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी. इन अदर वर्ड्स, कैन वी एस्टिमेट द PRF फ्रॉम द सैंपल डेटा, एंड एज वेल एज यू कैन वेल surmise that we may not be able to estimate the PRF accurately because of sampling fluctuations. हर सैंपल से अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो आपके पास अलग अलग प्रॉब्ली लाइन्स आएंगी, और उन लाइंस के थ्रू आपको एस्टिमेट करना विद सम अमाउंट ऑफ एरर की एक्चुअल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या लाइन कैसे होगा. लेट्स सी दिस. अब क्या हुआ, हमने दो सैंपल लिए गाइस, ठीक है, और दो सैंपल लेके हमने एक लाइन फिट करी. ठीक है, व्हाट वी हैव एक्चुअली डन इज, हम क्या करते हैं, हमने ये सैंपल लिए, सैंपल 1, हमने ये पॉइंट सारे डाल दिए. अब उनके इन पॉइंट्स के थ्रू पास करती हुई एक लाइन निकालनी है आपको. सो इट इज समथिंग लाइक, आपके ये पॉइंट्स हैं एक सैंपल के, ठीक है. अब आपको इन पॉइंट्स के थ्रू एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इसको बेस्ट समराइज करे. दैट इज कॉल्ड एज बेस्ट फिट लाइन. दैट मीन्स आपको इस तरीके से लाइन पास करनी है. व्हाट शुड बी द केस, कि ये लाइन जो है ये बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाए इस डेटा को. दैट मीन्स हर पॉइंट इस लाइन से ज्यादा दूर होना चाहिए कि कम दूर होना चाहिए. गाइस समझ में आया मैंने क्या पूछा? कम दूर होना चाहिए. ठीक है, तभी तो आप बेस्ट फिट लाइन निकाल पाओगे. दैट मीन्स एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इन डेटा पॉइंट्स को बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाए. दैट मीन्स ईच पॉइंट should have the minimum possible distance from each point should have the minimum possible distance from this line. That is the kind of line that you want to draw. ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है. आपके पास दो अलग अलग सैंपल्स हैं. एक सैंपल से आपकी एक रिग्रेशन लाइन आएगी, दूसरे सैंपल से दूसरी रिग्रेशन लाइन आएगी. क्योंकि वो पॉइंट्स अलग अलग हैं तो उनके लिए बेस्ट फिट्स भी अलग अलग हैं. ऐसे आप मल्टीपल सैंपल्स लोगे तो मल्टीपल्स ऐसे बहुत सारी आपके पास ऐसी लाइंस आएंगी. डू यू अग्री और डू यू नॉट अग्री? ये समझ में आया पॉइंट कि नहीं है? जितने आप क्या वो मेगा और कोई एनीवन, सबको समझ में आया ये पॉइंट कि जितने आप सैंपल्स लोगे उतने आपके डेटा पॉइंट्स बनेंगे. ये एक सैंपल से आया, ठीक है. फिर सपोज लेट मी ड्रॉ इट. सपोज ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपके पॉइंट्स हैं. मैंने ज़्यादा पॉइंट्स ले लिया गाइस. वैसे आपके पास एक एक्स आई पे एक ही पॉइंट है. फिर मैंने एक दूसरा, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ.
तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, जो जो हमारे वायलेट पॉइंट्स थे, उनके उनके थ्रू अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरी कुछ ऐसी लाइन आएगी। और अगर मैं ये ग्रीन पॉइंट्स के साथ में मिनिमाइज करता हुआ एक एक लाइन बनाऊंगा कि पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन से मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे हो, तो वो ऐसी लाइन होगी। सो दिस इज फ्रॉम वन ऑफ योर सैंपल 2 एंड दिस इज फ्रॉम वन ऑफ योर सैंपल 1। ठीक है, तो ऐसे आप जितने सैंपल्स लोगे उनके थ्रू हर सैंपल पे एक अलग तरीके का आपका रिग्रेशन फंक्शन होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर गाइज, देर इज वन पॉइंट दैट ऑल ऑफ दीज विल पास थ्रू। कैन समवन प्रिडिक्ट कि कौन सा एक पॉइंट होगा जिसके थ्रू ये डेफिनेटली पास होगा? ये सारी रिग्रेशन लाइन एक पॉइंट के थ्रू तो जरूर पास होंगी। वो कौन सा पॉइंट होगा? आई एम गोइंग वे अहेड देन व्हाट आई हैव टॉट, बट आई एम ट्राइंग टू सी वेदर यू कैन प्रिडिक्ट इट और नॉट। सोचो, एनीवन गाइस? So population mean. Population mean, exactly. So population mean of what? Population mean of incomes as well as population mean of SAT score. ये सारी रिग्रेशन लाइंस, मैं जितनी मर्जी रिग्रेशन लाइन बना लूँ, चाहे ऐसे बना लूँ, चाहे मैं उसको, हो सकता है मेरा रिलेशन एक पॉइंट पे ऐसा भी हो जाए, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, बाई चांस अलग डेटा पॉइंट से अलग लाइन आनी है, बट all of these will definitely pass through all of these will definitely pass through x bar comma y bar। इसके थ्रू तो 100% पास करेंगे, क्योंकि ये बता रहा है आपको कि ऑन एन एवरेज व्हाट इज दिस। ये पॉइंट, ये सेंटर क्या बता रहा होगा गाइस? ये सेंटर क्या बता रहा है? ये सेंटर बता रहा है कि ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर एवरेज इनकम पे व्हाट इज द एवरेज स्कोर। अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को देखूंगा तो मैं कहूंगा कि एवरेज इनकम कितनी है और उस पर एवरेज स्कोर क्या है। तो वो आइडली पूरा डेटा, जो हमारा पूरा डेटा है, पूरे पॉपुलेशन का डेटा या इस पूरे ग्राफ का डेटा इस पॉइंट पे सेंटर्ड होगा। तो सारी की सारी, इवन पीआरएफ, चाहे वो पीआरएफ हो, चाहे वो एसआरएफ हो, सैंपल रिग्रेशन लाइन हो, ये सारी लाइंस इस पॉइंट के थ्रू तो डेफिनेटली पास होंगी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ सेंट्रैलिटी है इस पूरे डेटा स्पेस की। यहां पर जितना मर्जी आप डेटा फैला दो, ये बेसिकली पॉइंट्स दोनों बता रहे हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट बता रहा है कि यहां पर डेटा जो है वो सेंटर हो रहा है। समझ में आया गाइस जो मैंने बोला? इट इज ऑल्सो, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। आई कैन ड्रॉ कि ये ऐसे है और ये, तभी तो ये मीन आ रहा होगा और तभी तो ये मीन आ रहा होगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस इस तरीके से हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस इस तरीके से हैं। ये पॉइंट जो है यहाँ पर डेटा सेंटर हो रहा है। ये समझ में आया गाइस सबको? यू विल नॉट फाइंड दिस डायग्राम एनीवेयर गाइस, बट ये समझना बहुत जरूरी है। चलो गुड, लेट्स मूव ऑन। सो ये हम बेस्ट फिट लाइन निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो एसआरएफ है गाइस, एसआरएफ जो होता है उसको हम हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हैट से रिप्रेजेंट कर लो, कैप से रिप्रेजेंट कर लो, वट एवर वे दैट यू वांट टू रिप्रेजेंट इट, यू कैन डू इट। ठीक है, तो आप पीआरएफ, इसके जो आपका वाई आई को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एस्टिमेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वाई आई हैट। सो वाई आई हैट is an estimator of yi, or you can also say that yi hat is an estimator of, इसकी जगह पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं yi by xi, सॉरी y upon xi, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, और यहाँ पर मैंने yi लिख दिया गाइस, किसी ने मुझे टोका भी नहीं कि मैंने गलत लिखा है। yi नहीं है, y है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज बीइंग, हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या था गाइस? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू β1 प्लस β2। ये आप एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें इसको एस्टिमेट कर रहा है ये, इसको एस्टिमेट कर रहा है ये, और इसको एस्टिमेट कर रहा है ये, स्मॉल b1 b2। yi hat is an estimator of the expected value of y given xi, or you can write this as expected value of y, the estimator of population conditional mean। b1 is a estimator of β1 and b2 is an estimator of β2। आप जब मेरे नोट्स देखोगे तो मैंने इसकी जगह पे लिखा हुआ है β1 hat एंड इसकी जगह पे लिखा हुआ है β2 hat। इट इज द सेम वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, दोनों का सिर्फ नॉमेनक्लेचर में फर्क है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड।
देन तो ये हमारी सैंपल रिग्रेशन लाइन है, ये हमारी एक सैंपल रिग्रेशन लाइन है, ये हमारी दूसरी सैंपल रिग्रेशन लाइन है, ये दो अलग अलग सैंपल रिग्रेशन लाइंस है हमारी, ठीक है। एंड अच्छा, now this is we noted in appendix that an estimator or a sample statistic is a rule or a formula that suggests that we can estimate how we can estimate population. तो बेसिकली ये सारे क्या है, ये एस्टिमेटर हैं। जस्ट द वे इफ यू रिमेंबर हमने क्या बात करी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या सॉरी हमने बात करी थी एक्स बार इज एन एस्टिमेटर ऑफ म्यू। याद है हमने अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में बात करी थी कि एक एस्टिमेटर है, हम इसके थ्रू पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलर बिल्कुल सेम लाइंस पे yi hat is an estimator of expected value of y, b1 is an estimator of beta 1 and b2 is an estimator of beta 2. Now my question to you is, suppose मैं b1 की वैल्यू लेता हूं 6, what will I call 6 as? 6 क्या होगा, is an estimate, right? This is an estimate of beta 1, ठीक है। तो अगर आप किसकी कोई वैल्यू ले लोगे 20, so this 20 is an estimate of you, ऑफ मीन। तो ऑलवेज रिमेंबर एस्टिमेटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, एस्टिमेटर इज नथिंग बट अ सैंपल स्टैटिस्टिक, ठीक है। और उसको हम बेसिकली उससे एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस एस्टिमेटर इज बेसिकली नोन एज एन एस्टिमेट। हमने ये इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। नाउ जस्ट लाइक वी हैड अ केस ऑफ what you say as the stochastic version of population regression line, we also have a stochastic version of the sample regression line. Now what is this stochastic version? Stochastic version के अंदर yi is b1 plus b2 xi plus ei। डिफरेंस क्या है, वहां पर ui था और वहां पर बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi था। ये इसको एस्टिमेट कर रहा है, ये इसको एस्टिमेट कर रहा है और ये इसको एस्टिमेट कर रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया। b1 बीटा 1 को एस्टिमेट कर रहा है, b2 बीटा 2 को एस्टिमेट कर रहा है और ei जो है वो ui को एस्टिमेट कर रहा है। सो ei इज एन एस्टिमेटर ऑफ ui। तो दिस इज हाउ यू राइट इट डाउन। माई क्वेश्चन टू यू इज कि यहां पर मैंने तो yi ही लिया है, why have I taken yi here? उधर भी yi लिया था, यहां पर भी yi लिया है, ये कैसे हुआ? एनीवन? कशिश बंथिया, कशिश आर यू देयर? कशिश गुप्ता, गाइस कहां पर हो तुम लोग? सर पहले वाले इक्वेशन में कैप नहीं है उसके सिर पे। किस पे पहले वाली इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन? हाँ तो उसमें कैप थी, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अलग है कि सेम है। नहीं मैं कह रहा हूँ हमारा स्टोकास्टिक वर्जन में का, ये बताओ स्टोकास्टिक वर्जन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या थी? वो थी yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस ei प्लस ui, ये था पॉपुलेशन का। और जब हम सैंपल का लिख रहे हैं तो भी हम yi लिख रहे हैं यहाँ पर, दोनों सेम कैसे हो गए? यस एग्जैक्टली। आप yi को देखो ना, yi क्या है, आपने चाहे सैंपल से वैल्यू उठा ली, यहाँ पर देखो ये है तो एक पर्टिकुलर yi ना, ये है तो एक पर्टिकुलर yi। ये yi जो होगा वो इस वाली लाइन, ये सैंपल ब्लैक वाला था ना, ये सैंपल, ये आपका सैंपल रिग्रेशन 1 लाइन है। आप तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इस लाइन की इक्वेशन इज yi hat इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi। ऑल ऑफ यू अग्री कि इस लाइन की इक्वेशन ये है? ऑल ऑफ यू। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा कि इस लाइन से कितना दूर है, ये क्या होगा, ये आपका ei है। तो दिस yi कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 ways। एक पर्टिकुलर yi को आप या तो PRF के थ्रू रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और आप SRF के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। SRF के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे? yi क्या है? सैंपल रिग्रेशन लाइन विच इज b1 प्लस b2 xi प्लस एरर। या फिर इसको अगर मेरे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन होगी, अगर बाई चांस मेरे पास है,
तो मैं उसको लिख सकता हूं β1 प्लस β2 xi प्लस, अब समझ में आया कि किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो वो डिपेंड करता है। हर एक पॉइंट इस पूरे डेटा स्पेस के अंदर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू पर्सपेक्टिव्स, ईदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर सैंपल और फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन होगा नहीं, बट सपोज आपके पास है तो उसको आप पॉपुलेशन के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो और उसको आप सैंपल के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। डू यू गाइस एग्री? समझ में आया ये पॉइंट सबको? अभी मैं एक और डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें मैं एक ही पॉइंट को पॉपुलेशन और सैंपल दोनों से कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। लेट मी जस्ट शो यू दिस पॉइंट। वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन गाइस, बट लेट मी जस्ट शो यू, आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस पॉइंट। सपोज मेरी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन ये है, दिस इज माय PRF which is equal to expected value of y is equal to β1 plus β2 xi, और मेरी एक सैंपल रिग्रेशन लाइन भी है, दिस इज माय सैंपल रिग्रेशन yi hat is equal to b1 plus b2, ये दो लाइंस हैं। नाउ आई टेक अ पॉइंट दिस, कैन आई से दिस इज पॉइंट yi, दे एक पर्टिकुलर yi है। अब ये yi अगर मैं देखूंगा, अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के पर्सपेक्टिव से, तो ये डिस्टेंस क्या होगा गाइस? व्हाट इज दिस डिस्टेंस गाइस? ये डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट विल दिस बी? ui, यस दिस विल बी ui। और इसी पॉइंट को जब मैं इस वाली लाइन के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, व्हाट विल दिस बी? ei। ग्रेट, बस। तो ईच yi कैन बी रिप्रेजेंटेड, या तो आप PRF के थ्रू देख लो या उसको आप SRF के थ्रू देख लो। यूजुअली हम SRF के थ्रू ही देखते हैं। सो दिस इज एन एस्टिमेटर ऑफ दिस, एंड ये दोनों जो हैं, ये जो है इसका एस्टिमेटर है, ये इसका एस्टिमेटर। सो ये डिफरेंस है। अभी मैंने ये डायग्राम इनकम्प्लीट है, आई विल एक्सप्लेन मोर ऑफ दिस टू यू कि इसके अंदर हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स एंड हम क्या कहते हैं एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसी डायग्राम के थ्रू वी विल टॉक अबाउट थ्री कंसेप्ट्स। वन, वी विल टॉक अबाउट टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, देन वी विल टॉक अबाउट एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, ये तीन कंसेप्ट। सो EI इज द रेजिडुअल टर्म or simply as the residual. Now this is completely analogous to UI as regarded as an estimator of the latter, ठीक है। तो EI basically represent क्या कर रहा है? EI represent कर रहा है कि जो actual value है और जो आपने sample से estimate किया है उनके बीच के difference बता रहा है। So it is represents the difference between actual Y values and the estimated values by the sample regression line. तो यही तो बता रहा है ये point। If you see this diagram, हमने सैंपल से एस्टिमेट क्या किया? हमने कहा कि इस इनकम के ऊपर, इस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर xi मान लो, इसको हमने एस्टिमेट किया। हमारे पास जो सैंपल, हमने सैंपल से निकाला, हमने कहा कि ये वैल्यू होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू ये है। तो ये जो एरर है बेसिकली बता रहा है कि एक्चुअल माइनस जो आपने प्रिडिक्ट करी है, जो आपकी मिनिमम, जो आपकी अपने प्रिडिक्शन वाली आपकी लाइन है सैंपल के थ्रू, उसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है। दैट इज द बेसिकली एरर दैट यू आर फाइंडिंग, यू आर गेटिंग ना। सो और ऑब्जेक्ट, हाँ निकिता, कुड यू कम अगेन? आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। हाँ, व्हाट आर यू सेइंग कि yi हमने ऑब्जर्व किया है, ये yi तो ऑब्जर्व सैंपल से ऑब्जर्व हुई है ना। हाँ। और ये जो लाइन आई है, ये हमने मिनिमम, हमने जो हमने हमारे पास डेटा पॉइंट्स था उसके थ्रू पास करती हुई द बेस्ट फिट लाइन दैट यू हैव डन। तो ये प्रिडिक्शन हुई ना, ये बेस्ट फिट लाइन। व्हाट इज द बेस्ट फिट लाइन? बेस्ट फिट लाइन क्या है? बेस्ट फिट लाइन इज ऑल्सो गिविंग यू अ प्रिडिक्शन फ्रॉम सैंपल। प्रिडिक्शन फ्रॉम सैंपल होगा ना, सैंपल, ये yi जो होगा ये इस सैंपल से आया होगा। ऐसे बहुत सारे yi's होंगे, यहाँ पर कोई yi होगा, ये कोई yi होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो इनके पास, इनके थ्रू पास करती हुई जो बेस्ट फिट लाइन आई, वो हमने वो लाइन ड्रॉ कर दी। अभी मैंने ये नहीं बताया कि वो बेस्ट फिट कैसे आएगा। आई जस्ट टोल्ड यू दी कंसेप्ट कि आप बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस देखोगे हर पॉइंट का इस लाइन से, ऐसी लाइन फिट करोगे जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे हो। एंड
उसके अगर जब आपने वो लाइन ड्रॉ कर दी तो हमने एक ऑब्जर्व्ड वाई आई देखा एक पर्टिकुलर एक्स आई पे, तो हमने कहा कि इस एक्स आई पे इस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर से 1 लाख इनकम के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कोर 550। बट जब हमने देखा बच्चे का एक्चुअल स्कोर क्या था, बच्चे का एक्चुअल स्कोर था 650। तो जो 100 है वो हमारा एरर है। समझ में आया निकिता? यस सर। ठीक है। सो टू समराइज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वी नीड टू एस्टिमेट दिस, हमें इसको एस्टिमेट करना है। ठीक है, ये हमारे सारे डेटा पॉइंट्स हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ एस आर एफ विच इज दिस, ये इसका एस्टिमेट है, ये इसका एस्टिमेट है, उल्टा फिर से बोल दिया। B1 is the estimate of beta 2, B2 is the estimate of beta 2 and EI is the estimate of, ये हमें बेसिकली करना है ना। तो बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग वेरिएशन, अब ये वो डायग्राम आ गया, बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग वेरिएशन और PRF the SRF will only approximate PRF. ठीक है, because we need to keep in mind we do not observe beta 1, beta 2 and U, we only observe B1, B2 and E। हमारे पास अलग अलग सैंपल से या एक पर्टिकुलर सैंपल से जो वैल्यूज आई हैं वही हैं हमारे पास, बाकी जो है वो हमारे पास बीटा 1, बीटा 2, बीटा और UI तो है ही नहीं। तो ये मैंने SRF बनाया था गाइस और ये मैंने PRF बनाया था, और वही पॉइंट बात हो गई कि ये जो है अगर इस YN को देखोगे, ये YN क्या है, अगर आप उसको SRF के थ्रू देखोगे तो EN है। ठीक है, डिस्टेंस। तो EI इज इक्वल टू, या EN इस केस में इक्वल टू YN हैट माइनस, या फिर आप बोल सकते हो UN, अगर आप UN के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो UN तो इस ये है कि बेसिकली आप YN माइनस और YN, आप प्लस माइनस छोड़ दो कि प्लस माइनस क्या है, उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो ये हमारा तरीका है ऑफ राइटिंग की हमारे एरर्स के। सो इट्स द सेम डायग्राम, इट्स एग्जैक्टली द सेम डायग्राम, यही हमने अभी शो किया था। लेट्स मूव ऑन टू दिस। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, दैट PRF कैन बी शोन इन टर्म्स ऑफ दिस, हमने ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिव प्लस UI, एंड इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस। कैन समवन टेल मी कि इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं? इसको एस्टिमेट करने का कैसा तरीका हो सकता है? इसको हम किससे एस्टिमेट कर रहे होंगे अगर ऐसे ही वर्जन में लिखना है तो? ये पॉपुलेशन के वर्जन में लिखा हुआ है, सैंपल के वर्जन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा YI को? YI कैप प्लस EI। एग्जैक्टली, YI कैप प्लस, इसके थ्रू हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं ना। सो और बेसिकली और ऑब्जेक्टिव, एंटायर ऑब्जेक्टिव इज कि हमारे पास, रिमेंबर हमने शुरू कहाँ से किया था सिलेबस? एक x बार था, उससे हम म्यू को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे, याद है? हम x बार एक पॉइंट एस्टिमेट है, हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो गलत हो जाए, तो हम क्या कर रहे थे, फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे। ठीक है, तो हम बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट हम कहते हैं अपने एक सैंपल से हम UI को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, इंस्टेड ऑफ दैट हमने कहा कि ये तो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो हमने एक इसका इंटरवल बना दिया XY, हमने कहा Z alpha by 2 into, guys can you see a black screen? So what essentially we are doing is that we are checking this, एंड हमने एक इंटरवल निकाल दिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार प्लस माइनस जो हमने भी किया। ठीक है, Z alpha by 2, तो हमने इसका एक इंटरवल बना दिया, और फिर बाद में हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग ना, क्योंकि उसकी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी। अब इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को वी कैन प्रॉब्ली चेक, तो सिमिलर एक्सरसाइज हम यहाँ पर भी करेंगे ना। let's talk about the special meaning of the term linear का मतलब गाइज यहाँ पर ये होता है कि बीटास जो होंगे वो उनकी पावर जो होगी वो 1 होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि we are only concerned with the values of beta where the power is 1, where the power is 1। xi जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, आपकी एक्साइज की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, वो क्यूबिक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ कॉस्ट फंक्शन।
कॉस्ट फंक्शन का गाइज इक्वेशन किसी को याद है? कॉस्ट फंक्शन गाइज, C इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फंक्शन कैसा लिखता था? एनीवन रिमेंबर्स? किस पावर में होता था, किसी को ये याद है? क्यूबिक, एग्जैक्टली। A प्लस बी एक्स प्लस सी वाई सॉरी सी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस डी एक्स क्यूब, ये हमारा एक क्यूबिक फंक्शन होता था, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज टू रिप्रेजेंट अ कॉस्ट फंक्शन। तो ये भी जो है ये भी आपका चल जाएगा। और दिस इज ऑल्सो अ लीनियर, इसके अंदर भी आप लीनियर रिग्रेशन फंक्शन ही फिट करोगे। तो लीनियर जो होता है, हम लीनियर इन बेसिकली पैरामीटर्स बोलते हैं, नॉट लीनियर इन वेरिएबल्स। दो चीजें हैं, लीनियर इन पैरामीटर्स होना चाहिए बट नॉन लीनियर इन वेरिएबल्स चल जाएगा। एक्सआई की कुछ भी पावर लॉग हो जाए, एक्सआई स्क्वायर रूट हो जाए, क्यूब हो जाए, कुछ भी चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ अ कर्व which probably represents guys, ऐसा एक कर्व आपने किया है मैक्रो में, व्हाट इज दैट? ओलिवर ब्लैंचार्ड में था ये गाइस, ये ऐसा एक कर्व आपने मैक्रो में पढ़ा है ओलिवर ब्लैंचार्ड में? नहीं 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 गाइस, फिलिप्स कर्व नहीं पढ़ा क्या? यस सर, यस। फिर फिलिप्स कर्व भी तो, फिलिप्स कर्व का यही तो रिलेशन होता है। फिलिप्स कर्व इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। Yes, exactly. Okay, so Phillips curve looks something like this. तो उसमें आपका जो x का वैल्यू है, x एंड y जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, तो आप ऐसे ही तो बनाओगे, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन हो सकता है वो आपका किसी भी काइंड का हो सकता है। सो लीनियर का मतलब ये नहीं होता कि वो लीनियर लाइन है, ठीक है। लीनियर का मतलब हमारा सिंपल ये है कि हमारा जो बीटाज हैं वो लीनियर है। इनफैक्ट दिस लाइन जो आपको कर्वी लीनियर लग रही है, ये लाइन इन हायर डिमेंशन इज अ लीनियर लाइन। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कोवर्स थ्योरम इन मैथमेटिक्स व्हिच बेसिकली सेज दैट अगर कोई लाइन आपको लोअर डिमेंशन में लीनियर नहीं दिख रही है, बट जब आप डिमेंशंस बढ़ा दोगे, अभी आपका डिमेंशन जो है वो x और y पावर 1 है, आप इसका डिमेंशन बढ़ा दो, x की पावर 2 कर दो, x की पावर 3 कर दो, तो ये लीनियर लाइन बन जाती है, क्योंकि वो आप एक 2 डायमेंशनल स्पेस से आप एक हाइपर प्लेन में चले गए हो, ठीक है। तो हाइपर स्पेस में चले गए या हाइपर प्लेन में चले गए हो, तो वो एक लाइन है। बट लिविंग असाइड द मैथमेटिकल साइड ऑफ इट कि वो क्या है, बट all you need to remember is what we do not expect is a linear कि आपके जो एक्साइंस है वो लीनियर है। दिस इज ऑल्सो अ लीनियर रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ लीनियर रिग्रेशन फंक्शन। देन इनफैक्ट अगर आपका डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं, और अगर डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं और अगर आप उनसे ऐसी लाइन फिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी जो लाइन है वो गलत ही है, वो आपकी लाइन इम्परफेक्ट बता रही है, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, वो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। सो लीनियर इन वेरिएबल्स हमारा होना चाहिए। दूसरी, लीनियरिटी इन पैरामीटर्स। दिस इज नॉट अ लीनियर रिग्रेशन फंक्शन, दिस वी डू नॉट कॉल एज अ लीनियर रिग्रेशन फंक्शन, दिस इज अ नॉन लीनियर रिग्रेशन। हमारा सिलेबस में ये चीज नहीं है। देन हम 2 वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर है, मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर आप बाकी सारे वेरिएबल्स भी लेना शुरू कर दोगे, तो वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, व्हाट इज मल्टी लीनियर रिग्रेशन फंक्शन। देन लेट्स टॉक अबाउट द मेजर थिंग, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। हाउ डू यू एस्टिमेट बीटा 1 and beta 2? How do you estimate beta 1 and beta 2 given the fact that you only have samples and these samples are basically b1 and b2? आप samples आ रहे हैं, उनसे आप किस तरीके से इनको estimate कर सकते हो? How good can you get? So this is the question, that how do we actually get it, and उसकी how good we can get वो हम chapter 3 में बात करेंगे। Now let's talk about ordinary least square। जो हम मेथड करते हैं वो हम ordinary least square है। This is not the only method of finding parameters, ठीक है। You in your masters you will talk about statistics में भी ML, guys statistics में ML ही पढ़ा है तुम लोगों ने, minimum likelihood estimator। We studied maximum likelihood। ओ सॉरी, मेरी गलती सही हुई है, maximum likelihood estimator।
ठीक है, MLE एक मेथड है, OLS एक मेथड है, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड GLSB, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड भी होता है। ठीक है, इस GLS का एक सब पार्ट होता है जो हम पढ़ेंगे इन हेटेरोस्केडास्टिसिटी, एक चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेटेड लीस्ट स्क्वायर्स। तो देर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ जनरेटिंग, देर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ जनरेटिंग द बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, जो हम लाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि सैंपल से हम कौन सी लाइन निकाल पाएं, वो लाइन मल्टीपल तरीकों से आ सकती है। जो भी आप तरीका ऑप्ट करोगे वो उस तरीके की लाइन देगी। तो हम आज हम बात किस बारे में करेंगे, वी विल टॉक अबाउट मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, या लीस्ट स्क्वायर्स। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या है। अब लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास, आपको ये प्रिडिक्ट करनी है और आपके पास ऑब्जर्व्ड ये है, यही करना चाह रहे हो, आपको दिख ये रहा है, this is what is visible and this is what you want to predict, this is what you want to predict. Give me a second guys. So this is what you want to see. Now the actual minus predicted is the error, ये error है और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। any trouble in this? Let me write it down. What I'm trying to do is I have my yi is equal to b1 plus b2 xi plus ei. अब मैं EI को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। EI इज नथिंग बट दिस इज द प्रिडिक्टेड वन, ये आपकी क्या है, ये yi हैट है, तो yi हैट माइनस yi। ठीक है, तो आई कैन राइट दिस एज yi माइनस yi हैट। ठीक है, आई कैन राइट दिस एज yi माइनस b1 माइनस b2 xi। ठीक है गाइज, नो आई होप देयर इज नो इशू, दिस इज नथिंग बट yi हैट। Now what I want to do is I want to minimize this, या मुझे इसको minimize करना है। Now the problem, can someone tell me कि इसको minimize करने में क्या problem आएगी? Sir, since it's the distance, this distance wouldn't be able to be minimized because then there'll be positive and negative and they'll cancel. Yes, exactly. हो सकता है कि ये कुछ पॉजिटिव हो जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए, कुछ ये मेरी कई जगहों पे मेरी yi हैट विल बी ग्रेटर देन yi, कई जगहों पे मेरी yi हैट विल बी लेस देन yi, जैसे हमने यहाँ देखा। अगर आप इस स्पेस में देखोगे तो क्या होगा, yi इज ग्रेटर देन yi हैट, और अगर आप ये वाला पॉइंट ले लो कोई, इसमें yi हैट इज ग्रेटर देन yi, तो ये जो है, ये पॉइंट ही तो yi दे रहा है ना, ये दिस पॉइंट इज नथिंग बट yi हैट। तो अगर आप ऐसे एरर को मिनिमाइज करना शुरू करोगे, अगर आप ऐसे एरर को मिनिमाइज करना शुरू करोगे, तो व्हाट विल इवेंचुअली हैपन इज दैट ये एरर जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका ई जो है वो मिनिमाइज हो, आपका आर्टिफिशियली कम दिखाएगा। तो बट आपको ये नहीं करना, आपको बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्वायर कर दो। सो टेक अ स्क्वायर ऑफ दिस एंटायर टर्म, टेक अ स्क्वायर ऑफ दिस एंटायर टर्म, एंड वंस यू टेक अ स्क्वायर ऑफ दिस एंटायर टर्म, तो आपके पास, आपको मिनिमाइज ये नहीं करना, आपको मिनिमाइज ये करना है, क्योंकि अब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाउ इट विल एफिशिएंटली चेक कि कितनी दूर है आपका हर पॉइंट फ्रॉम द प्रिडिक्टेड लाइन फ्रॉम द सैंपल। ये आपकी प्रिडिक्शन है और ये एक्चुअल है, एक्चुअल पॉइंट है। गाइस डू नॉट गेट कंफ्यूज कि एक्चुअल मतलब पॉपुलेशन है, एक्चुअल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअल पॉइंट और प्रिडिक्टेड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है उसको आप स्क्वायर कर दो। सो दिस इज कॉल्ड एज रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, दिस इज कॉल्ड एज रेजिडुअल, क्योंकि एरर है, ये एरर सम ऑफ स्क्वायर्स भी बोलते हैं, एरर स्क्वायर बोलते हैं, और इनको आप ऐड कर दो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, पूरी रिग्रेशन लाइन जो अपने सैंपल रिग्रेशन लाइन है, इस पे जितने भी हर इस वाली लाइन से बहुत सारे एरर्स आ रहे होंगे गाइस, हर पॉइंट एक एरर दिखा रहा है, इन सारे एरर्स का स्क्वायर करके, लाइन से उसका डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, उन सबको ऐड कर दो, दैट विल गिव यू आरएसएस, या फिर आरएसएस अभी नहीं बोल सकते तो हम उसको बोल सकते हैं अभी ईएसएस, सॉरी ईएसएस नहीं बोलोगे उसको, एरर सम ऑफ स्क्वायर्स लिखना ठीक नहीं, क्योंकि ईएसएस अगर लिखोगे तो उसको हम एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स बाद में बोलते हैं। ठीक है, तो ईएसएस काट दो यहाँ पर,
वो आपको कंफ्यूज कर देगा। एरर सम ऑफ, आप इसको लिख सकते हो RSS रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो सम स्क्वायर एरर, SSE भी कई बार लिख देते हैं। हर बुक में आपको अलग नॉमेनक्लेचर मिलेगा। हमारे नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये RSS है, ठीक है। हम पूरी बुक में इसको RSS लेके चलेंगे। लेट्स सी द रीडिंग। दिस इज द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, और हमें इस तरीके से, सो द बेस्ट वे टू एस्टिमेट PRF इज टू चूज B1 and B2 and to choose B1 and B2 in such a way that the residuals are as small as possible. तो आप वो जो रिग्रेशन लाइन जो आप खींचने की कोशिश कर रहे हो, जो बेस्ट फिट लाइन जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हो कि आपके जो एरर्स जितने भी आ रहे हैं वो आप मिनिमाइज कर पाओ, ठीक है। दैट इज द मेथड ऑफ ड्रॉइंग दैट पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, and what you need to do now is, guys, I want you to square this term up and calculate this. This is your homework for today. Can you get to these two normal equations? We will discuss these two normal equations in the next class, ठीक है। but I want you, आप matrices method से करो, आप normal method से करो, I don't care कौन सा method निकाल रहे हो, but I want you to find out these two normal equations using the function that we have just. इससे आपको ये लेके आना है। Should I give you a hint कैसे करोगे guys? खुद सोचो पहले कैसे करोगे इसको, मिनिमाइज कैसे करो। अगर ये आपके पास फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना है तो कैसे करोगे? आपको B1 B2 की वैल्यू निकालनी है बेस्ट। हाउ विल यू डू इट? एनीवन गाइस? दिस इज जस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल ऑप्टिमाइजेशन। डिफरेंशिएशन, यस स्वस्तिक, कैसा डिफरेंशिएशन? व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन? So all you need to do is partially differentiate EI square with respect to B1 and then with respect to, this is all you need to do. In this, just find out this. ये दो निकालो and you will find out two equations, and दो equation है, दो आपके पास variables हैं. You need to find out the equilibrium value of B1 and B2. ये आपका होमवर्क है आज का। गाइस कैन यू डू इट? इसको इक्वेट कैसे करोगे? पहले इक्वेट टू जीरो करोगे, यही करोगे ना। एंड व्हाट विल बी द सेकंड ऑर्डर कंडीशन गाइस? व्हाट विल बी द सेकंड ऑर्डर कंडीशन गाइस? यस, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। क्यों? एनीवन एल्स? तुम नहीं निकला। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है गाइस, दिस इज FOC। SOC जो है वो पॉजिटिव क्यों है? दिव्या रावत, दिव्या आर यू देयर? हिमांशी, अपूर्वा, कहाँ हो गाइस? एनीवन एल्स गाइस? कोई बता सकता है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पॉजिटिव क्यों है? गाइस तुम लोगों की मैथ्स भी वीक है क्या? ये तो मैथ्स रिग्रेशन लाइन, अरे नहीं रिग्रेशन लाइन पॉजिटिवली स्लोपिंग, रिग्रेशन लाइन तो नेगेटिव स्लोपिंग भी हो सकती है। अरे ये क्या बात हुई? रिग्रेशन लाइन तो नेगेटिव स्लोपिंग भी हो सकती है सावित्री, और ये B1 B2 की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। रिग्रेशन लाइन तो लाइन है, लाइन के स्लोप और वो तो कैसे भी हो सकते हैं। बट दिस इज एसेंशियल मैथमेटिक्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। निकिता तुम ही बता दो। एग्जैक्टली कि हम इसको, अभी मैं कॉन्वेक्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यूर राइट कि हम कॉन्वेक्सिटी की बात करेंगे, बट दैट कन्वेक्सिटी का वाला बाय द वे वो जो प्रॉब्लम है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो थ्रू अ 3D डायग्राम कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इफ यू गेट दैट, यू गेट द एसेंस कि क्या चल रहा है। एंड therein I will introduce a concept which if you go on further in data science में अगर आप जाओगे या in general जाओगे तो उसको हम gradient descent बोलते हैं। तो we will talk about, थोड़ा सा मैथ्स इंटेंसिव है, मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊंगा than what is required, बट आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि वो कन्वेक्स शेप्ड क्यों है, कनकेव शेप्ड, सॉरी एक्चुअली कनकेव शेप्ड होगा, वो क्यों होगा। अच्छा, वी विल टॉक अबाउट कि उसका शेप कैसा है, एरर फंक्शन का शेप कैसा है, ठीक है। एंड दिस विल बी ऑफ अ शेप ऑफ अ बोल, ठीक है। एक बोल जो है उसकी तरह ये शेप होगा उसका, और आप ये पॉइंट पे रीच करने की कोशिश कर रहे हो। सो वी विल ट्राई टू सी कि आप इस पॉइंट पे कैसे पहुंचते हो। एंड कोई भी चीज़ को अगर आप मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो गाइस, तो मिनिमाइज करने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर पहले आप उसका FOC आप 0 पुट करोगे और SOC जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। समझ में आया गाइस एवरीवन?
ये कर पाओगे? यस सर, ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव टू कैलकुलेट दिस गाइस। नहीं निकल रहा होगा, मेरे क्लास नोट्स में सब अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट, बट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ आ रहा है, निकल रहा है हाथ से। ठीक है, चलो।